नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपने इस चैनल पे। मेरा नाम जो है एहसन भारती हुआ और आज है 20 अक्टूबर 2024। आज है आपको 20 अक्टूबर 2024 और 20 अक्टूबर 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। और पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से इसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आपको वीडियो के नीचे में जो है इसका लिंक मिल जाएगा और वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सुविधा के अनुसार से आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने में, विश्व ऑस्टियोपोरिस दिवस। ठीक है, ऑस्टियोपोरिस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह जो है आपको 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। आज के ही दिन जो है विश्व ऑस्टियोपोरिस दिवस मनाया जाता है। क्या है ऑस्टियोपोरिस? तो इसके बारे में हम लोग आइए बातचीत करते हैं कि ऑस्टियोपोरिस है क्या और क्यों इसके बारे में हम लोग मनाते हैं, क्यों दिवस इसका महत्वपूर्ण है। और हो सकता है कि परीक्षा में आने वाले दिनों में आप लोगों को ऑस्टियोपोरिस दिवस के बारे में पूछा जा सकता है। तो आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जिससे कि ये अच्छे से हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि हाँ क्यों मनाते हैं इसके वो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में हम लोग। चलिए, विश्व ऑस्टियोपोरिस दिवस जो है प्रतिवर्ष आपको हर साल कर सकते हैं या प्रतिवर्ष कर सकते हैं, 20 अक्टूबर को यह मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हम लोग देख लेते हैं कि उद्देश्य मनाते क्यों है। तो यह जो है लोगों को हड्डियों की सेहत के प्रति क्या है, जागरूक करना है। लोगों को क्या करना है, हड्डियों की सेहत के प्रति जागरूक करना है। और यह दिवस ऑस्टियोपोरिस जैसे हड्डी से संबंधित रोगों के बारे में जानकारी फैलाने और उनके रोकथाम के उपायों के प्रति जो है लोगों को जागरूक करता है। ठीक है, जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है यह दिवस मनाया जाता है। और क्यों जागरूकता बढ़ाना है, किस लिए जागरूकता बढ़ाना है? हड्डी से संबंधित रोगों के बारे में जानकारी फैलाने और उनके रोकथाम के उपायों के प्रति जो है जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, ऑस्टियोपोरिस होती क्या है, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑस्टियोपोरिस जो है एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें हड्डियां क्या हो जाती है, कमजोर और भंगुर हो जाती है। ठीक है, हड्डियां क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, भंगुर हो जाती है। भंगुर उसको कहा जाता है कि मान के चलिए कि आप जैसे ही किसी चीज से टकराते हैं तो वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। हड्डी क्या हो जाता है, टूट जाता है। यह अवस्था होती है जब मान के चलिए कि व्यक्ति वृद्धा अवस्था में होती है, वृद्धा अवस्था में कोई रहता है तो उसका हड्डी क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और जब कमजोर हो जाता है तो वो कहीं पर गिर जाता है या किसी जगह फिसलन के वजह से यदि गिर जाता है तो उसका हड्डी क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसी के लिए जो है सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है ऑस्टियोपोरिस मनाया जाता है। ऑस्टियोपोरिस दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है और 20 अक्टूबर को ऑस्टियोपोरिस दिवस मनाया जाता है। और इसका थीम क्या है इस बार, आइए हम लोग थीम के बारे में देख लेते हैं कि 20 अक्टूबर को जो मनाया जाता है इसका थीम क्या है। तो विश्व ऑस्टियोपोरिस दिवस की शुरुआत यदि हम लोग देखते हैं तो शुरुआत इसकी कब से होती है? तो शुरुआत जो है आपको 20 अक्टूबर 1996 को ब्रिटिश नेशनल ऑस्टियोपोरिस सोसाइटी के द्वारा किया गया था। कब से शुरुआत होती है इसकी शुरुआत जो है आपको 20 अक्टूबर 1996 से होती है। और इस वर्ष का थीम क्या है, 2024 का थीम क्या है? तो थीम याद रखिएगा आप लोग, थीम भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है कि थीम क्या है। ठीक है, तो विश्व ऑस्टियोपोरिस दिवस 2024 की थीम है नाजुक हड्डियों को कहे ना। क्या होती है थीम? तो नाजुक हड्डियों को कहे ना कहे। ठीक है, नाजुक हड्डियों को कहे ना। तो आप लोग याद रखिएगा कि 20 अक्टूबर को मनाया जाता है कौन सा दिवस, विश्व ऑस्टियोपोरिस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये देख रहे हैं हड्डी का चित्र लिया गया है और यही हड्डी क्या हो जाती है, आपको कमजोर हो जाती है। ठीक है, और यह अवस्था होती है जब लगभग 60 वर्ष के बाद की अवस्था कह सकते हैं कि वहां पर क्या हो जाती है, हड्डी कमजोर होती है। इसी सामाजिक जागरूकता को बढ़ाने के लिए जो है यह प्रतिवर्ष आपको 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑस्टियोपोरिस दिवस आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि क्यों मनाते हैं और यह कब मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने में है कौन सा क्वेश्चन, किसे हाल ही में JSW स्पोर्ट्स क्रिकेट निदेशक, ठीक है,
जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसे हाल ही में जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स क्रिकेट में निदेशक के पद पे जो है नियुक्त किया गया है। तो निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया है? सौरभ गांगुली को। सौरभ गांगुली आप लोग पता ही है कि सौरभ गांगुली क्या है, हम लोगों के जो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। ठीक है, सौरभ गांगुली, और इन्हीं को जो है जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स क्रिकेट का निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, और जेएसडब्ल्यू के बारे में आइए बातचीत कर लेते हैं कि जेएसडब्ल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है। सौरभ गांगुली को जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है, ये लाइन तो आपको बता चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के लिए क्रिकेट से संबंधित सभी गतिविधियां, ठीक है, गतिविधियों की देखरेख के लिए जो है, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स, आप लोग आईपीएल में नाम सुने होंगे दिल्ली कैपिटल्स का, तो दिल्ली कैपिटल्स का जो टीम है पुरुष टीम भी है और महिला टीम भी है। तो दिल्ली कैपिटल्स का पुरुष और महिला टीम, और एक टीम है प्रिटोरिया कैपिटल्स। और प्रिटोरिया कैपिटल्स कहां पर है? ये 20 लीग का एक टीम है साउथ अफ्रीका का। ठीक है, साउथ अफ्रीका का यह 20 लीग है, और यहाँ का भी जो मालिकाना हक है किसके पास है? जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के पास है। जैसी क्रिकेट संपत्तियों से जितने भी संपत्तियां प्रबंधन होगा, इसका जो प्रबंधन किया जाएगा किसके द्वारा किया जाएगा? सौरभ गांगुली के द्वारा किया जाएगा। गांगुली को जो है जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के साथ आप इसको देखिएगा तो इसका पुराना रिश्ता रह चुका है। ठीक है, वह जो है पहली बार देखते हैं तो यह 2019 में सलाहकार के रूप में भी दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये काम कर चुके हैं। ठीक है, और उन्होंने जो है मुख्य कोच, आप देखे होंगे कि दिल्ली कैपिटल्स का मुख्य कोच कौन है? तो दिल्ली कैपिटल का मुख्य कोच पहले थे आपको रिकी पॉन्टिंग। कौन थे? रिकी पॉन्टिंग थे, और रिकी पॉन्टिंग के साथ जो है इन्होंने काम किया है मिलकर। ठीक है, उन्होंने जो है मुख्य कोच रिकी पॉन्टिंग के साथ मिलकर सौरभ गांगुली काम कर चुके हैं। ठीक है, बाद में जो है ये दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट के निदेशक की भी भूमिका निभाई। किसके द्वारा निदेशक की भूमिका निभाया गया? यह जो है आपको सौरभ गांगुली के द्वारा। ठीक है, और जेएसडब्ल्यू का नाम बार बार आता है, तो जेएसडब्ल्यू के संस्थापक कौन है? तो जेएसडब्ल्यू के जो संस्थापक है कौन है? पार्थ जिंदल है। कौन है? पार्थ जिंदल है। इस तरह से आप लोगों को पता चल गया होगा कि जेएसडब्ल्यू के संस्थापक कौन है और इसका निदेशक किसे बनाया गया है? सौरभ गांगुली को बनाया गया है। ठीक है, और दिल्ली का जो पहले कोच हुआ करते थे रिकी पॉन्टिंग, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, पिछले कुछ दिन पहले इसके बारे में बताया था जब ये आपको पंजाब के कोच बने थे। अभी वर्तमान में जो है रिकी पॉन्टिंग किसका कोच बन चुके हैं? तो यह जो है आईपीएल में आपको दिखाई पड़ेंगे किस टीम का कोचिंग करते हुए? तो रिकी पॉन्टिंग जो है इस बार आपको पंजाब किंग्स का दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये सौरभ गांगुली की तस्वीर है, और इन्हीं को जो है जेएसडब्ल्यू का निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में है, गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ठीक है, गुरप्रीत पाल के द्वारा जो है कौन सा पदक जीता गया है विश्व शतरंज चैंपियनशिप में? इसके द्वारा जो है कौन सा पदक जीता गया है? गोल्ड मेडल जीता गया है। कौन सा पदक जीता गया है? आपको गोल्ड मेडल जीता गया है। किसके द्वारा? गुरप्रीत सिंह के द्वारा जीता गया है। ठीक है, और इन्होंने जो है आपको बता दें कि भारतीय फील्ड मास्टर गुरप्रीत पाल सिंह ने जो है ग्रीस में, ठीक है, यह खेल कहां पर हो रही है? आयोजन इसका हुआ था तो ग्रीस में हुआ था। ठीक है, ग्रीस में होता है, और यह विश्व शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतते हैं। ठीक है, स्वर्ण पदक जीतते हैं किसके द्वारा? गुरप्रीत पाल सिंह के द्वारा जो है स्वर्ण पदक जीता गया, और उन्होंने 29 देशों के प्रतिभागियों से मुकाबला करते हुए 9 राउंड में 7 अंक हासिल किए। ठीक है, और इसी के साथ इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा कि गुरप्रीत पाल सिंह जो है आपको विश्व शतरंज चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, और यह आयोजन कहां पर किया जाता है? तो इसका आयोजन जो है ग्रीस शहर में किया जा रहा है। ठीक है, ग्रीस में किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने में है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उच्च स्तर के उद्यमियों के लिए जो है व्यक्तिगत वित्त पोषण कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो है उच्च स्तर के उद्यमियों के लिए व्यक्तिगत वित्त पोषण कितने बैंकों के साथ, यहां पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि कितने बैंकों के साथ जो है समझौता किया है? तो कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? 10 बैंकों के साथ समझौता किया है। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो है आपको
देखते हैं तो उच्च स्तर के उद्यमियों के लिए जो है व्यक्तिगत वित्त पोषण में आपको 10 बैंकों के साथ जो है समझौता किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आपको यहां पर देखिएगा दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना के लिए जो है आपको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने व्यक्तिगत वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए जो है 9 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, ठीक है, 9 जो है आपको सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ और 1 निजी बैंकों के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, आपको ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत कौन सी योजना, आपको दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत जो है व्यक्तिगत वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए 9 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और 1 क्या है आपको, 1 जो है निजी बैंक, ठीक है। इसके साथ जो है समझौता क्या है, इन बैंकों में देख लेते हैं कि इन बैंकों में किन किन बैंकों का नाम आता है, ठीक है। ये जो 10 बैंक है तो 10 बैंकों के हम लोग नाम देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। पहला बैंक कौन है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। दूसरा कौन है, बैंक ऑफ इंडिया है। उसके बाद बैंक ऑफ आपको महाराष्ट्र है, केनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। उसके बाद आपको इंडियन बैंक है और इंडियन ओवरसीज बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है और यूको बैंक है। और लास्ट में जो है आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शामिल है इसमें। तो इस तरह से देखते हैं कि 9 जो है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और 1 क्या है आपको, 1 जो है आपको लिमिटेड बैंक है, ठीक है। इस तरह से कह सकते निजी बैंक कह सकते हैं कि निजी बैंक है और निजी बैंक एक निजी बैंक के तौर पर आता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के उच्च स्तर के उद्यमियों के लिए कितने व्यक्तिगत वित्त पोषण बैंकों के साथ समझौता किया है, तो 10 बैंकों के साथ जो है यहाँ पर समझौता किया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित करने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। हाल ही में जो है किस राज्य सरकार ने जो है संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित करने की तैयारी कर रहा है या योजना बना रहा है, किस सरकार के द्वारा, तो यह जो है आपको उत्तराखंड सरकार के द्वारा, उत्तराखंड के द्वारा जो है मदरसा, खास करके जो है मदरसा शिक्षा बोर्ड में, मदरसा शिक्षा बोर्ड में राज्य भर के 416 मदरसों में जो है संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपको उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित करने की तैयारी किया जा रहा है। और क्यों तैयारी किया जा रहा है, क्योंकि बोर्ड जो है इस विषय को शामिल करने के लिए उत्तराखंड संस्कृत विभाग के साथ जो है ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर करने की योजना बनाया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखे हैं MOU, ठीक है, MOU पर जो है हस्ताक्षर करने की योजना बना रहा है, ठीक है। किसके द्वारा, तो यह जो है उत्तराखंड के संस्कृत विभाग के साथ, ठीक है, उत्तराखंड के संस्कृत विभाग के साथ जो है एक ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर करने की योजना बनाया जा रहा है, ठीक है। और नाम आता है किसका, उत्तराखंड का। और आप लोगों को मैंने कल भी बताया था कि जब कोई भी राज्य आएगा तो उसके बारे में आपको बताते चलेंगे कि राज्य की राजधानी क्या है और मुख्यमंत्री कौन है और यहाँ पे राज्यपाल कौन है और लोकसभा की कितनी सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है जो भी राज्य आएगा प्रतिदिन आएगा, तो प्रतिदिन आएगा, कोई ना कोई राज्य आएगा ही। जब कोई ना कोई राज्य आएगा तो आपको बताते चलेंगे कि उस राज्य की राजधानी क्या है, मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है और राज्यपाल वर्तमान में कौन है और लोकसभा की उस राज्य से कितनी सीटें आती है और राज्यसभा की कितनी सीटें आती है। क्योंकि परीक्षा में जो है आपको लोकसभा की सीटें पूछा जाता है कि कौन से राज्य से कितनी लोकसभा की सीटें आती है और राज्यसभा की कौन से राज्य से कितनी आती है। तो इस तरह से आपको पॉलिटी का भी क्वेश्चन जो है कवर होता जाएगा। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं उत्तराखंड की राजधानी। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो उत्तराखंड की राजधानी आपको पता है कि देहरादून है, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून है। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं आपको पुष्कर सिंह धामी है। कौन है, पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आपको पुष्कर सिंह धामी है। और राज्यपाल कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। कौन है राज्यपाल वर्तमान में, तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। और लोकसभा की उत्तराखंड से कितनी सीटें आती है, तो लोकसभा की यदि बात करते हैं तो 5 सीटें उत्तराखंड से आती है। और राज्यसभा की कितनी सीटें आती है, तो राज्यसभा की आपको 3 सीटें
उत्तराखंड से आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। और ये जो क्वेश्चन है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इंपोर्टेंट क्यों है, आइए इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि इंपोर्टेंट क्यों है। इंपोर्टेंट इसलिए है कि यह जो है बात कर रहा है, यह क्वेश्चन किसके बारे में, मुख्य न्यायाधीश के बारे में। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन बनने वाले हैं, ठीक है। अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश की गई है, ठीक है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश की गई है। तो कौन बनने वाले हैं, जस्टिस संजीव खन्ना बनने वाले हैं, ठीक है। अगले मुख्य न्यायाधीश कौन बनने वाले हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो आपको जस्टिस संजीव खन्ना बनने वाले हैं। भारत के वर्तमान में जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है डी.वाई. चंद्रचूड़ है, ठीक है। और डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है आपको 10 नवंबर को ये क्या हो रहे हैं, रिटायर्ड हो रहे हैं, ठीक है। 10 नवंबर को डी.वाई. चंद्रचूड़ का जो कार्यकाल है पूरा हो जाएगा। और जब पूरा हो जाएगा 10 नवंबर को, इनका कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है, 10 नवंबर को समाप्त हो रहा है। तो स्वाभाविक बात है कि 11 नवंबर से कोई अगला मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। जब अगला मुख्य न्यायाधीश बनेंगे तो उसके नाम की क्या हो चुका है, घोषणा हो चुका है, ठीक है। और इसके नाम की घोषणा किसके द्वारा किया गया है, डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा ही, कि जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है डी.वाई. चंद्रचूड़, इन्होंने ही क्या किया है, केंद्र सरकार से अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश की है, ठीक है। किसके नाम की सिफारिश की है, तो संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो डी.वाई. चंद्रचूड़ है, इन्होंने केंद्रीय विधि मंत्रालय को जो है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश वाला एक पत्र लिखा है, ठीक है। और अब आने वाले 11 नवंबर को, ठीक है, आने वाले 11 नवंबर को क्या होगा, तो ये जो चीफ जस्टिस है संजीव खन्ना बनेंगे, ठीक है। चीफ जस्टिस कौन बनेंगे 11 नवंबर को, तो आपको संजीव खन्ना बनेंगे। और यह भारत के मुख्य न्यायाधीश जो बनने वाले हैं, इनका नंबर क्या होगा, तो यह 51वें, ठीक है, 51वें मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं, ठीक है। 11 नवंबर को आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बन जाएंगे, तो यहाँ पर जो है आपका नाम जस्टिस संजीव खन्ना बन जाएंगे, ठीक है। तो चीफ जस्टिस इंडिया के तौर पर आप देखते हैं कि संजीव खन्ना जो है आपको, इनका कार्यकाल कब समाप्त होगा, इनका कार्यकाल जो है लंबा दिन तक नहीं रहने वाला है। इनका कार्यकाल जो है मात्र 6 महीने के आसपास रहने वाला है। कितने दिनों तक, तो चीफ जस्टिस जो बनेंगे संजीव खन्ना, इनका कार्यकाल मात्र लगभग 6 महीने तक ही रहने वाला है, क्योंकि इसके बाद जो है यह 13 मई 2025 को क्या हो जाएंगे, ये रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। इनका जो है उम्र का समय जो है इनका पूर्ण जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इनको रिटायर होना पड़ेगा कितने तारीख को, 13 मई 2025 को। तो इनका लगभग कार्यकाल वही 6 महीने के आसपास रहेगा। तो 6 महीने के आसपास कार्यकाल रहेगा आपको चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यही संजीव खन्ना है और यही आपको बनने वाले हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं सामने में, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको 11 नवंबर को ये बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनने वाले हैं और इनका नंबर कितना होगा, तो 51वां। अभी जो डी.वाई. चंद्रचूड़ है वो 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में है, हाल ही में किस भारतीय बल्लेबाज ने अपने 9000 रन जो है 9000 टेस्ट में, ठीक है, 9000 टेस्ट रन पूरे किए हैं। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है, विराट कोहली के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। विराट कोहली जो है भारतीय बल्लेबाज है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। और इन्होंने टेस्ट में जो है कितना रन बना चुके हैं, ये इन्होंने जो है टेस्ट में 9000 रन बना चुके हैं, ठीक है। और अभी वर्तमान में आपको पता है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्या चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच बेंगलुरु में अभी पहला जो मैच खेला जा रहा है, कहां पर खेला जा रहा है, बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है, ठीक है। और यहीं पर जो है पहला मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच में स्टार्ट होता है टेस्ट श्रृंखला का, ठीक है। और इसी में भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली जो है टेस्ट में अपने 9000 रन पूरे किए। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय बल्लेबाज कौन है वर्तमान में जिन्होंने जो कि टेस्ट में क्या है 9000 रन बनाए हैं, तो कौन है,
आपको विराट कोहली है। ठीक है, कितना रन बना चुके हैं इन्होंने? 9000 रन बना चुके हैं। और 9000 रन बनाने वाले विराट कोहली भारत के चौथे खिलाड़ी हैं। ठीक है, देखते हैं तो विराट कोहली टेस्ट में जो है 9000 रन बनाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज हैं। यदि चौथे भारतीय बल्लेबाज हैं तो इससे पहले 3 कौन भारतीय बल्लेबाज हैं? इनसे पहले जो कौन कौन जो बना चुके हैं 9000 रन, तो आपको इसका नाम है राहुल द्रविड़ है, सचिन तेंदुलकर है और सुनील गावस्कर है। कौन कौन नाम है? राहुल द्रविड़ है, सचिन तेंदुलकर है, आपको सुनील गावस्कर है। ठीक है, और यह कारनामा जो है इन्होंने पहले ही कर चुका है। और इसमें जो चौथा नाम जो लिस्ट में जुड़ता है, किसका नाम जुड़ता है? आपको विराट कोहली का नाम जुड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। चलिए और देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। विराट कोहली 9000 रन तक पहुंचने के मामले में बाकी 3 भारतीयों से अधिक पारियां ले। चलिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 9000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो इसमें किसका नाम आता है? तो सबसे तेज यदि बात करते हैं, सबसे यदि तेज बल्लेबाज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो है आपको सबसे तेज 9000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो इसमें जो है आपको कुमार संगकारा का नाम आता है। कौन टॉप पर आते हैं? कुमार संगकारा। और कुमार संगकारा कहाँ के खिलाड़ी हैं? कुमार संगकारा जो है आपको श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। इन्होंने संन्यास ले चुके हैं ये कुमार संगकारा। तो कुमार संगकारा जो है श्रीलंका की तरफ से खेलते थे और ये टेस्ट में, ठीक है, आपको सबसे तेज 9000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, टॉप पर हैं। और दूसरे स्थान पर यदि बात करते हैं तो दूसरे स्थान पर किसका नाम आता है? दूसरे स्थान पर स्टीव स्मिथ का नाम आता है। और स्टीव स्मिथ कहाँ के खिलाड़ी हैं? स्टीव स्मिथ जो है आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर को तो आप पहचानते ही हैं। ठीक है, ये विराट कोहली की तस्वीर है और इन्होंने ही हाल ही में 9000 रन पूरे किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन, ठीक है, पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहां लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है? ठीक है, प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है। तो यह जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है, कहां पर प्राप्त किया है भारतीय नौसेना के द्वारा? यह मनामा में किया है। कहां पर? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है मनामा। ठीक है, मनामा किसकी राजधानी है? मनामा आपको दिखाई पड़ रहा है कि बहरीन की राजधानी है। किसकी मनामा राजधानी है? तो मनामा जो है आपको बहरीन की राजधानी है। ठीक है, भारतीय नौसेना प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन जो है, इसको फर्स्ट टीएस के भी नाम से जानते हैं हम लोग। आईएनएस तीर, ठीक है, आईएनएस क्या है? आईएनएस तीर और आईजीएस आपको वीरा। आईजीएस क्या है? आईजीएस वीरा और आईएनएस तीर के द्वारा जो है यह मनामा में बहरीन में अपने दीर्घकालिक प्रशिक्षण तैनाती को क्या करता है? पूरा करता है। ठीक है, यह जो है भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती है। ठीक है, और नाम आता है किसका? मनामा का। तो मनामा के हम लोग बारे में देख लेते हैं कि मनामा किसकी राजधानी है? तो बहरीन की राजधानी। अभी जस्ट बताया कि बहरीन की राजधानी क्या है, तो बहरीन की राजधानी मनामा है। ठीक है, और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है? बहरीन में जो मुद्रा चलती है आपको बहरीन दिनार चलती है। ठीक है, कौन सी मुद्रा चलती है यहाँ पर? बहरीन में जो मुद्रा चलती है इसका क्या नाम है? दिनार है, बहरीन दिनार है। ठीक है, और वर्तमान में यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो सलमान बिन अहमद अल खलीफा है। ठीक है, कौन है वर्तमान में प्रधानमंत्री? तो सलमान बिन अहमद अल खलीफा है। बहरीन के बारे में बात करते हैं तो बहरीन कहां पर है? तो यह आपको दिखाई पड़ेगा अरब प्रायद्वीप में। ठीक है, कहां पर दिखाई पड़ेगा? अरब प्रायद्वीप में स्थित एक देश है। ठीक है, बहरीन कहां पर है? यह अरब प्रायद्वीप में स्थित एक देश है और यह जो है एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश वैसे कहा जाता है कि मान के चले इसके चारों साइड में क्या रहेगा? जल से ये घिरा हुआ रहेगा। ठीक है, चारों साइड क्या रहेगा? ये जल से घिरा हुआ और बीच में क्या रहेगा? स्थल भाग रहेगा, चारों साइड जल रहेगा, उसे द्वीपीय देश कहा जाता है। तो यह जो है आपको द्वीपीय देश है और यह देखते हैं विस्तार में इसकी क्षेत्रफल इसका ज्यादा नहीं है, ये दिल्ली से भी छोटा इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, इसका विस्तार जो है दिल्ली राज्य से भी क्या है? छोटा है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि बहरीन अवस्थिति इसकी कहां पर है? तो यह जो आपको दिखाई पड़ेगा आपको अरब प्रायद्वीप में स्थित एक देश दिखाई पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने में है उत्तर कोरिया के नए संविधान में, ठीक है, उत्तर कोरिया के नए संविधान में किस देश को आधिकारिक तौर पर शत्रुतापूर्ण राज्य के रूप में परिभाषित किया गया है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसमें? शत्रुतापूर्ण राज्य के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए किस देश के द्वारा? उत्तर कोरिया के द्वारा। उत्तर कोरिया नया संविधान जारी करता है, ठीक है, और जब नया संविधान जारी किया जाता है तो यहाँ पर जो है नए संविधान के अनुसार से जो है उत्तर कोरिया जो है शत्रुतापूर्ण राज्य के रूप में दक्षिण कोरिया को क्या करता है? परिभाषित करता है। ठीक है, उसका पड़ोसी देश है। ठीक है, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया पहले एक ही देश हुआ करता था, बाद में क्या हो जाता है? दोनों में डिवाइड हो जाता है, इसीलिए दोनों का नाम देखिएगा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया है। ठीक है, तो उत्तर कोरिया में आपको पता है कि वहां पर जो है आपको उत्तर कोरिया जो है एक तरह से राजतंत्र है। ठीक है, राजा का वहां पर शासन है और राजा का नाम आपको पता है क्या है? किम जोंग उन है। आइए इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। उत्तर कोरिया ने अपने संविधान में संशोधन करके आधिकारिक तौर पर क्या करता है? दक्षिण कोरिया को, ठीक है, शत्रुतापूर्ण राज्य घोषित कर देता है। शत्रुतापूर्ण राज्य घोषित कर दिया है। ठीक है, जो उसके कूटनीतिक और सैन्य रुख में क्या करता है? महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। सैन्यपूर्ण जो है यहाँ पर देखिएगा, तो उसका कूटनीतिक और जो सैन्य रुख कह सकते हैं, इसमें क्या है? महत्वपूर्ण बदलाव है। यह बदलाव जो है उत्तर कोरिया के नेता, अभी जस्ट नाम बताए थे, किम जोंग उन के दक्षिण कोरिया के साथ शांतिपूर्ण एकीकरण की किसी भी आकांक्षा को त्यागने के प्रयासों को दर्शाता है। ठीक है, उसके साथ किसी भी प्रकार का वो शांतिपूर्ण समझौता नहीं करना चाहता है। किसके साथ? दक्षिण कोरिया के साथ। ठीक है, तो नया संविधान जो है, नया संविधान अधिक आक्रामक रुख को संकेत, आक्रामक रुख का कह सकते हैं कि आक्रामक रुख का क्या करता है? संकेत देता है। ठीक है, नया संविधान जो है आपको उत्तर कोरिया का किसके प्रति? यह दक्षिण कोरिया के प्रति जो है आपको अधिक आक्रामक दिखाई पड़ता है। ठीक है, जिसमें जो है दक्षिण कोरिया के साथ अपनी सीमा को अस्थायी रूप से बंद करने, दक्षिण कोरिया के साथ जो है अपनी सीमा को अस्थायी रूप से बंद करने और सैन्य सुरक्षा को मजबूत करने की योजना है। ठीक है, दक्षिण कोरिया के साथ क्या है? उसका जो सीमा साझा करता है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, उसको क्या है? अस्थायी रूप से बंद करना है और सैन्य सुरक्षा को मजबूत करने की योजना है। और नाम आता है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों का, तो दोनों का राजधानी देख लेते हैं और वहां पर मुद्रा क्या चलती है ये भी देख लेते हैं। चलिए, सही है, दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को सही से। तो उत्तर कोरिया का नाम आता है, तो सबसे पहले उत्तर कोरिया के बारे में देख लेते हैं। तो उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? तो उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? आपको सियोल है। दोनों का राजधानी देखिए लिखा हुआ है। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो उत्तर कोरिया में मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है? वॉन मुद्रा चलती है। और राजा का नाम क्या है? तो यहाँ पर आपको पता है कि राजतंत्र है और राजा का नाम जो है किम जोंग उन है। क्या नाम है? किम जोंग उन है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही किम जोंग उन है। ठीक है, और इसके पीछे आप देख रहे हैं इसके सेना के अधिकारी हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको तस्वीर दिखाई पड़ रहा है और आप लोग इन्हें पहचानते ही होंगे। ठीक है, किम जोंग उन है। ठीक है, ये तस्वीर से आप लोग जानते होंगे कि इनका तस्वीर है किम जोंग उन का। ठीक है, और आइए नाम आता है किसका? दक्षिण कोरिया का। तो दक्षिण कोरिया के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन मुद्रा चलती है? वॉन। दोनों देशों में वॉन ही मुद्रा चलती है, सिर्फ है उत्तर कोरियन वॉन है। और यह कौन है वॉन? यह दक्षिण कोरियन वॉन है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर जो है आपको दिखाई पड़ेगा लोकतांत्रिक देश दिखाई पड़ता है, तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों दिखाई पड़ेंगे यहाँ पर आपको। तो प्रधानमंत्री कौन है? हान डक सू है, हान डक सू है वर्तमान में। और राष्ट्रपति कौन है? तो यू सुक योल है। ठीक है, कौन है? यू सुक योल है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग कि दक्षिण कोरिया की राजधानी कम से कम याद रखिएगा, राजधानी और मुद्रा का नाम। ठीक है, प्रधानमंत्री का नाम हो सकता है कि आप लोगों को याद ना रहे, कितने देशों का आप याद रखें जो महत्वपूर्ण है, या पड़ोसी देशों का प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि आप लोग याद रखिएगा। ये वैसे हम बताते चलेंगे आपको, जिसका इंपॉर्टेंट रहेगा वो बताते चलेंगे, लेकिन आपको दो चीज तो याद सभी देशों का रखना है। क्या क्या चीज याद रखना है आपको? राजधानी याद रखना है और उस देश की मुद्रा का क्या नाम है। यह आपको किसी न किसी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि राजधानी पूछ देगा या मुद्रा पूछ देगा।
तो आप लोगों को मुद्रा और राजधानी बताते चलेंगे, जो भी देश का नाम आएगा उसके बारे में हम बताते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी आवासीय विद्यालयों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय रखने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा? यह जो है कर्नाटक के द्वारा, कर्नाटक सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है? यह जो है आवासीय विद्यालय, ठीक है, सभी आवासीय विद्यालय का नाम क्या कर दिया जा रहा है? परिवर्तन कर दिया जा रहा है। परिवर्तन करके क्या किसके नाम पर रखा जा रहा है? महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जा रहा है, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि का नाम आप लोग जानते होंगे, महर्षि वाल्मीकि क्यों फेमस है? तो महर्षि वाल्मीकि जो है आपको किसका रचना किया करते हैं? रामायण की रचना करते हैं, ठीक है। और रामायण की रचनाकार आप कह सकते हैं कि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा ही किया जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, क्यों इसका नाम परिवर्तन किया जा रहा है और महर्षि वाल्मीकि के नाम पर क्यों रखा जा रहा है। आइए महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देख लेते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि क्या जयंती जो है कर्नाटक में मनाया जा रहा है, ठीक है। और इसी के उपलक्ष्य में जो है यहाँ के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है कर्नाटक के, कौन है? सिद्धारमैया है। इन्होंने घोषणा किया है कि राज्य के सभी आवासीय विद्यालयों का, ठीक है, राज्य के सभी आवासीय विद्यालयों का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय के नाम पर रखा जाएगा, ठीक है। और महर्षि वाल्मीकि जो है किसकी रचना करते हैं? तो आपको बता चुके हैं कि रामायण के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि हैं। तो रामायण के रचयिता और पूजनीय, सामाजिक तौर पर जो है महर्षि वाल्मीकि है, पूजनीय ऋषि के तौर पर इसको हम लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, ठीक है। तो रामायण के रचयिता और पूजनीय ऋषि के सम्मान में यह ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। इसके सम्मान में जो है आपको इसका जितना भी आवासीय विद्यालय है इसका नाम बदलकर किनके नाम पर रखा जा रहा है? आपको रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं तो रायचूर विश्वविद्यालय, ठीक है, रायचूर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा? रायचूर विश्वविद्यालय जो है आपको कर्नाटक में ही दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। रायचूर विश्वविद्यालय कहां पर? कर्नाटक का ही विश्वविद्यालय है। तो रायचूर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या नाम रखा जा रहा है? महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय रखा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, दो नाम परिवर्तन किया जा रहा है। किस किस चीज का? आपको आवासीय विद्यालय का नाम जो है महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर एक और नाम लिखा हुआ है रायचूर विश्वविद्यालय, ठीक है। तो रायचूर विश्वविद्यालय का नाम भी बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय रखा जाएगा, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर ही रखा जाएगा। इस कदम का उद्देश्य क्या है? तो इस कदम का उद्देश्य जो है क्यों ऐसा किया जा रहा है? तो शिक्षा में, खास करके शिक्षा में जो है ऋषि के मूल्यों और उसके योगदान को बढ़ावा देना है, ठीक है। जो शिक्षा में जो है ऐसा नहीं कि सामाजिक तौर पर जो नया जनरेशन है उसको भूल जाए, ठीक है। तो नए जनरेशन को एक तरह से याद दिलाने के लिए जो है महर्षि वाल्मीकि का नाम को यूज किया जा रहा है, ठीक है। और महर्षि वाल्मीकि को जो भी हम लोगों के एक तरह से मूल्यों और योगदान दिए हैं वो सामाजिक तौर पर, ठीक है, खास करके किस चीज की रचना करके? रामायण की रचना करके। तो इसी को जो है याद करने के लिए जो है एक तरह से शिक्षा में ऋषि के मूल्यों को योगदान करने के लिए जो है इनके नाम का एक तरह से सामाजिक तौर पर सम्मान की दृष्टि से इनका नाम का यूज किया जा रहा है, ठीक है। और नाम आता है कर्नाटक का, तो कर्नाटक के बारे में भी देख लेते हैं। तो कर्नाटक का जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, अभी बता ही चुके हैं कि कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री जो है आपको सिद्धारमैया है। कौन है? सिद्धारमैया है। और राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो कर्नाटक के वर्तमान में जो राज्यपाल है आपको थावरचंद गहलोत है। कौन है? थावरचंद गहलोत है, ठीक है। और लोकसभा की कितनी सीटें आती है? तो लोकसभा की आपको 28 सीटें आती है। और राज्यसभा की कितनी सीटें आती है आपको यहां से देख लेते हैं। तो लोकसभा की आपको 28 सीटें हैं और राज्यसभा की आपको 12 सीटें हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कर्नाटक से जो है मुख्यमंत्री तो सिद्धारमैया याद ही रखिएगा। कर्नाटक से लोकसभा की सीटें 28 आती है और राज्यसभा की कितनी सीटें आती है आपको? 12 सीटें आती है। तो इस तरह से आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन रहे थे, ठीक है। तो आज मैंने आप लोगों को लगभग 10 क्वेश्चन लिए जो कि कल और आज से बन रहे थे, उस पे मैंने बातचीत किया, ठीक है। और आप लोग यदि वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे, ठीक है, तो आपको जो मैं प्रश्न पूछता हूं वो प्रश्न का जवाब आपको आना चाहिए। और आप जो है कमेंट बॉक्स में जहां पर जिस भी चैनल से आप देख रहे हैं, ठीक है, आप एप्लीकेशन पर देख रहे हैं तो एप्लीकेशन पे, आप यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पे, जहां पे भी आप देख रहे हैं, ठीक है, वहां पे जो है आपको इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं पिछले वीडियो का प्रश्न क्या था। तो पिछले वीडियो का प्रश्न जो है क्या है?
हाल ही में कल, यदि आप अच्छे से वीडियो को वॉच किए होंगे तो कल मैंने इस प्रश्न को दिया था और इसके बारे में विस्तार से बताया था इसके बारे में। आइए देख लेते हैं क्या है प्रश्न। हाल ही में किसे भारतीय साइबर अपराध सम्मान केंद्र, किसे जो है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो क्या चीज का? भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। तो किसे नामित किया गया है इसके बारे में मैंने आप लोगों को पूरे विस्तार से बताया था कल। ठीक है, तो यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देखिए और इसके बारे में मैंने बताया था। और इसका सही आंसर क्या होगा? रश्मिका मंदाना। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? सही आंसर रश्मिका मंदाना होगा। और रश्मिका मंदाना के बारे में मैंने कल पूरे विस्तार से आप लोगों को कहानी बताया था कि क्यों इन्हें जो है साइबर अपराध का समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड बनाया गया है। चलिए आज का प्रश्न है, और आज का प्रश्न जो है आपको कल के ही वीडियो से, ठीक है, यदि कल का वीडियो आप सही से वॉच किए होंगे तो आपको कल का प्रश्न जो है आज का प्रश्न जो मैं पूछ रहा हूं, ठीक है, कल के वीडियो से है। ठीक है, कल का वीडियो यदि आप अच्छे से देखे होंगे तो ये प्रश्न आपको ये भी प्रश्न बनना चाहिए। और आज का जो वीडियो है, ठीक है, आज के वीडियो से मैं कल प्रश्न पूछूंगा। तो जो आज चलेगा उसको एक दिन के बाद मैं उससे प्रश्न पूछने वाला हूं। ठीक है, तो इसका जवाब जो है आप लोगों को आना चाहिए और अच्छे से बनना चाहिए। यदि आप अच्छे से वीडियो को वॉच कर रहे होंगे तो उसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने की कोशिश कीजिएगा कि आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि आज का प्रश्न क्या है। तो आज का प्रश्न जो है, जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है जिससे क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुआ है। ठीक है, सिंपल सी यदि बात करते हैं तो आप एक लाइन में बात करिए तो जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं इसके बारे में आप लोगों को बताना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। मनोज सिन्हा है, उमर है, ठीक है, उमर अब्दुल्ला है, ठीक है, उसके बाद महबूबा मुफ्ती है, उसके बाद गुलाम नबी आजाद है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपको। मनोज सिन्हा है, उमर अब्दुल्ला है, उसके बाद मनोज सिन्हा क्या है वहां पर ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, महबूबा मुफ्ती यह क्या है इनके बारे में भी मैंने कल बताया था। ठीक है, तो गुलाम नबी आजाद। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके पास है और 4 ऑप्शन में क्या आंसर सही है इसका जवाब जो है आपको कहां पर देना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो जो भी इसका सही जवाब होगा आप जल्दी से इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में बताइएगा। ठीक है, और जो भी आपको यदि अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।